एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 23 के साथ एक बार फिर आपके साथ, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं 11 साउंड का। देख लेते बच्चों, आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे एक टॉपिक, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट वो टॉपिक ये था जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कर रहे थे जी। उसमें हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा ज़रा रीकैप आपको कर दूं, जिसमें हम लाउडनेस कर चुके हैं, हम पिच कर चुके हैं, हम क्वालिटी कर चुके हैं। आज का जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं, उसके अंदर हमारा जो फोर्थ वाला करेक्टरिस्टिक्स था, दैट इज़ इंटेंसिटी। हम खाली उसको इंटेंसिटी लिख लें या हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कह लें बेटा, एक ही चीज़ है। उसके बाद हम एक और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ही है, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। साउंड बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी लेवल। इस साउंड इंटेंसिटी लेवल की डेरिवेशन करनी है बेटा, हमने एक फार्मूला डिराइव करना है साउंड इंटेंसिटी लेवल के अंदर। यहाँ हम इसको दूसरा नाम खाली साउंड लेवल भी कहते हैं, या इसको हम खाली इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। कि हमने इंटेंसिटी लेवल क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। साथ में देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम रेलेवेंट एक MCQ हमारा एक्सरसाइज का रह चुका है, उस MCQs को भी डिस्कस कर लेंगे। और इससे रेलेवेंट अगर कोई हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है तो उसको भी हम देख लेते हैं। लो जी, आ जाइएगा बच्चों। सबसे पहली चीज़ कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या चीज़ होती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड या खाली इंटेंसिटी एक ही चीज़ होती है। ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ बच्चों, बड़ी आसान से बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमें क्या बताती है, आसान से वर्ड्स के अंदर बच्चों, साउंड एनर्जी पासिंग, साउंड एनर्जी जो गुजर रही है पर सेकंड कहाँ से, थ्रू अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। और वो यूनिट एरिया क्या हो, हमेशा हेल्ड परपेंडिकुलर, हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ किस चीज़ के, साउंड वेव्स के। यानी साउंड एनर्जी पासिंग, जो साउंड एनर्जी गुजर रही है किसी भी गिवन यूनिट एरिया से, और वो यूनिट एरिया परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव के। जैसे कि ये सारा एरिया था, यहाँ से ये साउंड एनर्जी आ रही है इस यूनिट एरिया में से, पर सेकंड कितनी साउंड एनर्जी गुजर के चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड किस चीज़ पर करती है। जैसे याद करें, हम प्रीवियस यहाँ पे एक अपना दोबारा से एक छोटी सी चीज़ लिख लेते हैं। हम कर चुके हैं कि जो लाउडनेस थी, ये आपने याद रखना, MCQ समझ लें आपके। हमने पढ़ा था कि लाउडनेस डिपेंड करती है किस चीज़ पर, एम्पलीट्यूड पर। ऐसे ही है बेटा। हमने उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, पिच। पिच हमने पढ़ा था डिपेंड करता है किस चीज़ पर, फ्रीक्वेंसी पर। उसके बाद हमने एक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था बेटा, क्वालिटी, जिसमें हमने देखा था क्वालिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वेव फॉर्म पर। ऐसे ही इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी वो भी तो डिपेंड करेगी किस चीज़ पर। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये किस चीज़ पर डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करती है जी। लो जी, इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ साउंड बेटा
इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ, लो जी एम्पलीट्यूड ऑफ किस चीज़ पर, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पर। तो जी अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पर तो शाबाश मेरा बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड इनडायरेक्टली डिपेंड करती है किस चीज़ पर, लाउडनेस पर। क्यों? बिकॉज लाउडनेस डिपेंड करती है किस चीज़ पर, एम्पलीट्यूड पर। तो यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो बेटा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पर। किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पर डिपेंड करता है। यही जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है, इट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड से पहले बल्कि इधर ही बता देता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड इट इज़ आ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसी में देख लेते हैं हम बेटा कि इस इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या है, और फिर कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। कुछ बुक्स ने इस इंटेंसिटी ऑफ साउंड का एक फार्मूला भी दिया हुआ है। पहली तो बात है हम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, कैपिटल आई होता है। मैं इसका फार्मूला भी अभी आपको बता देता हूँ। यूनिट क्या है, देखिए यूनिट से पहले मैं एक फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो आप बड़ी आसानी से उससे उसका ना यूनिट बना लेंगे। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मैं इधर ही फार्मूला लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू साउंड एनर्जी, एनर्जी जो फ्लो करके जा रही है, ठीक है। फार्मूला इसका ये होता है जी, पी ओवर ए। पी किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, साउंड एनर्जी की क्या चीज़, पावर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसी वजह से इसका जो यूनिट बनेगा, पावर है तो पावर का यूनिट क्या होता है बेटा, वॉट। एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, पर स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फिर बेटा यूनिट क्या हुआ, वॉट पर स्क्वायर मीटर। वॉट है तो इसको मैं ऐसे, हमने पढ़ा था 9th क्लास में मेरा बच्चा, शाबाश। पावर का यूनिट क्या था, वॉट। वॉट किसकी इक्वल होता है, जूल पर सेकेंड, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है इस वॉट की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी शेप ये भी बना के लिख सकता हूँ, जे ओवर एस होल डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये फर्दर आगे से क्या बन जाएगा, जे ओवर एस एम स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा ना। या आपके लिए लिखा ताकि पेपर अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसको बता सकें। ले जी, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड का बेटा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में आपने याद रखनी है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम से कम 2 एग्जाम्पल्स आपने देनी है। क्योंकि एक लिख रहा हूँ मैं इंटेंसिटी ऑफ, ये मार्कर थोड़ा सा लगता है शायद आपको इस पर नज़र नहीं आता, ब्लैक सी लिख लेते हैं। ले जी बेटा, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट का मतलब था बहुत हल्का, ऑडिबल साउंड, यानी वो बहुत हल्का साउंड जिसको हम सुन सकते हैं, उसको आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की वैल्यू होती है 10 पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको एक और नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस इंटेंसिटी, कॉल्ड एज क्या चीज, जीरो बेल, BEL, जीरो बेल। ये नाम दिया गया था किसकी वजह से, एक जीरो बेल किसकी वजह से दिया गया था, आपको याद होगा नाम, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की वजह से। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट का मतलब बहुत हल्का, ऑडिबल जो सुना जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है 10 पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, विच इज आल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस इंटेंसिटी, कॉल्ड एज जीरो बेल, नेम अगेंस्ट
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम के अगेंस्ट इसको दिया गया था। इट इज़ आल्सो कॉल्ड है, इसी चीज़ को हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड। क्या नाम दिया जाता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड का। ठीक है जी, ये होगी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की। ऐसे ही इंटेंसिटी ऑफ, एक और इंटेंसिटी आपकी बुक में एग्जांपल गिवन की हुई है, वो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ की बता देता हूँ कि इंटेंसिटी एक और जो उसने वैल्यू गिवन की हुई है वो कितनी है। ले जी बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाउडेस्ट साउंड, इंटेंसिटी ऑफ, ये मैंने हल्की आवाज़ लिखी, ये मैं दूसरी बेटा लिख रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ लाउडेस्ट साउंड दैट कैन कॉज पेन, जो हमारी कान में दर्द जिससे हो जाए उसकी इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है? दैट इंटेंसिटी इस बुक में वैल्यू गिवन है उसकी, दैट इज 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आई की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर की। यहाँ बच्चों हमने लिखी फेंटेस्ट की, हल्की आवाज़ की, यहाँ पर हमने लिखी लाउडेस्ट साउंड, ऊंची आवाज़ जिससे हमारे कान में पेन हो जाए, दैट इज़ वो कितनी होती है? 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दोनों एमसीक्यूज़ में आपने याद रखनी है, ये वैल्यू भी एमसीक्यूज़ में याद रखनी है। दूसरा नाम इसका क्या था? थ्रेशहोल्ड। पेन वाली आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये वाली भी आपने एमसीक्यूज़ में याद रखनी। याद रखिएगा बच्चों, इसी के बीच में आपने एक छोटी सी लाइन और स्टेटमेंट में लिख देनी है कि जो साउंड एनर्जी होती है, यानी एक्चुअली जो साउंड होता है वो क्या ट्रांसफर, साउंड जो होता है वो क्या चीज़ ट्रांसफ़र करता है? साउंड वेव एक्चुअली ट्रांसफ़र करती है। हम पढ़ चुके साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो इसका मतलब है कि जो साउंड है, साउंड क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है एनर्जी। कहाँ से? फ्रॉम, जहाँ से आ रहा है साउंड, फ्रॉम सोर्स टू किसको? लिसनर को। साउंड ट्रांसफ़र एनर्जी, साउंड वेव्स कह लें, बल्कि पूरा प्रॉपर अगर हम ऐसे लिखें ना कि साउंड वेव वो क्या करते हैं? दे ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू किस जगह पर? लिसनर, जो इंसान सुन रहा होता है। एक्चुअली वहाँ पर एनर्जी जा रही होती है, बिकॉज साउंड इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव। एनर्जी है तो जो वेव की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती है। लो जी बेटा, ये हो गया हमारा दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इतना सारा शॉर्ट क्वेश्चन था, बीच में 2-3 एमसीक्यूज़ से याद रखने हैं। डिपेंड किस चीज़ पर करता है? दैट इज़ एमसीक्यूज़। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी याद रखना है। यूनिट क्या? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट क्या होता है? जूल ओवर सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर। ये बन गया, ये मैंने इसका फार्मूला लिखा था। ये पी यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? दैट इज़ जो क्या ट्रांसफ़र हो रही होती है? पावर पर यूनिट। ए किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? एरिया को। क्लियर हो गया जी? दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसके बाद हम एक डेरिवेशन देख लेते हैं बच्चों, साउंड इंटेंसिटी लेवल की डेरिवेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पेपर में आ जाता है। साउंड इंटेंसिटी लेवल, उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि फार्मूला इंटेंसिटी लेवल के लिए कैसे डिराइव होता है। आपकी बुक में बेटा एक बच्चे ने मुझे और क्वेश्चन किया था कि सर आप जब पढ़ा रहे होते तो साथ साथ मार्क भी करवा दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा तो मैं आपको बुक में से बता दूँ, या आप अपने यूनिक नोट्स उठा लीजिएगा। उनमें हमने नोट्स बड़े ही सोफिस्टिकेटेड प्यारे तरीके से बनाए, जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन की हुई है कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको तैयार आपने कैसे करना है। तो जी क्या चीज़? साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल, डिराइव फार्मूला फॉर साउंड इंटेंसिटी लेवल या डिराइव फार्मूला फॉर इंटेंसिटी लेवल। देखिएगा जी, जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है, या मैं डेरिवेशन करने लगा हूँ। हमने पढ़ा था लाउडनेस, जो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है बेटा वो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन किस चीज़ पर? फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पर। ये मैं डेरिवेशन जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन सेम एज इट इज आपने ऐसे ही देख लेना है। ऐसे ही आपके नोट्स के अंदर हुआ है। बुक में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, उसको मैं ओमिट करके
एक्चुअल जो आपने क्वेश्चन बनाना है मैं उस तरीके से आपको लिख रहा हूँ। एक तो मैंने बात लिखी कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर एंड, और किस चीज़ पर, अभी हमने पढ़ा था एंड आल्सो ऑन किस चीज़ पर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर। भाई मैंने ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड बेटा क्यों लिखा, इसलिए देखिएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड पर। दैट इज़ वाई, यही रीज़न थी कि लाउडनेस ऑफ साउंड एक डिपेंड करती है हमारी फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पर। हर पर्सन क्योंकि उसकी सेंसिटिवनेस डिफरेंट है, तो किसी एक साउंड के लिए एक पर्सन सेंसिटिव होगा, दूसरा पर्सन उसी साउंड के लिए ज़रूरी नहीं है कि सेंसिटिव हो सके। तो दैट इज़ वाई लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है किस चीज़ पर, फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पर एंड किस चीज़ पर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर। यही जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है, लाउडनेस अगर मैं उसको एल के साथ रिप्रेजेंट करूं, इज वो क्या होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अभी हमने देखा किसके साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई के साथ। दिस इज लाउडनेस ऑफ, लाउडनेस एल, ये कौन सा साउंड है जिसका हमें नहीं पता, दैट इज अननोन, भाई जिसका नहीं पता मुझे। इंटेंस लॉगरिथम के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसलिए लेते हैं कि देखिएगा अगर हल्की सी इंटेंसिटी इंक्रीज करे तो लाउडनेस उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ वाई हम उसको लॉगरिथमिक फैक्टर इसलिए लिया जाता है कि इंटेंसिटी की इंक्रीज करने से उसकी लाउडनेस की वैल्यू कम इंक्रीज हो। दैट इज़ वाई उसको स्केल्ड किया जाता है किस चीज़ के साथ, लॉगरिथम के साथ। डायरेक्ट हम उसका लीनियर रिलेशन नहीं बनाते कि इंटेंसिटी इंक्रीज की तो लाउडनेस इस तरह से इंक्रीज हो जाए, वो बहुत ज़्यादा साउंड इंक्रीज हो जाता है। दैट इज़ वाई हम उसका फैक्टर लेते हैं किस चीज़ के साथ, लॉगरिथम के साथ। तो इस लाइन के अकॉर्डिंगली बेटा क्या बनेगी फिर, दैट लाउडनेस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, लॉगरिथम ऑफ आई के। फिर बता रहा हूँ दिस इज एन अननोन साउंड, जिस साउंड का मुझे नहीं पता। सिमिलरली अब मैं लिख रहा हूँ एक और चीज़, मैं एक और बल्कि इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको थोड़ी सी अगर हम बेटा कैलकुलेशन कर लें, ये प्रोपोर्शनैलिटी से अगर मैं इक्वेशन बना लूँ, इसका मतलब है एल प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म हुआ, इक्वल आया, क्या आया, के लॉग आई। के क्या है, चलिए लिख लेते हैं, के इज एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसे आपने 9th में पढ़ा था कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे ही दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। लो जिसके बाद आ जाए एक और हम स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ से, अगर लाउडनेस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी अननोन साउंड की, तो मैं एक और लिख रहा हूँ, लाउडनेस एल नॉट इज की बजाय लाउडनेस एल नॉट ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, लाउडनेस एल नॉट ऑफ फेंटेस्ट, बहुत हल्की आवाज, ऑडिबल साउंड, वो भी क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के, टू, यहाँ पे थी हमारी इंटेंसिटी आई एफ अननोन साउंड, इसका मतलब है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अगर यहाँ पे एल नॉट थी तो वो क्या बन जाएगी, आई नॉट। ये कौन सी इंटेंसिटी है, दैट इंटेंसिटी इज कौन सी वाली, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट। इसका मतलब है फिर यहाँ से बेटा रिलेशन क्या बनेगा, एल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, लॉग आई नॉट के। ये आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ कौन सी है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी है। ठीक है जी, यहाँ से मैं रिलेशन बनाऊँ बेटा तो ये क्या बनेगा, एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट, ऐसी बनेगी जी। इसको मैं दे दिया मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नेम, इसको दे दिया मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 2 का नेम। हमने एक रिलेशन बना के देना है किस चीज़ के अंदर,
साउंड इंटेंसिटी लेवल या इंटेंसिटी लेवल। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को जो डिफरेंस होता है ना, इसका और इसका, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 कहाँ से, फ्रॉम 1 से, तो कैसे बनेगा, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट, ऐसे ही बन रहा है बेटा। फिर से दोबारा से देख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लिया तो मैंने क्या किया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 ये, ठीक है, फ्रॉम 1 से। 1 थी ये, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हुई, राइट हैंड साइड मैंने राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट की। लो जी, इसके बाद ये चीज़ क्या बन जाएगी, क्या ये चीज़, इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते बेटा। ये क्या बनेगा, L माइनस एल नॉट इक्वल्स टू, मैं के कॉमन ले सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, ऐसे ही है। 9th क्लास में आपने लॉगरिथम के चैप्टर में एक लॉ पढ़ा था, मैं बड़ा सिंपल सा लिख रहा हूँ उसको, लॉग एम माइनस लॉग एन किसकी इक्वल था, ऐसे ही था, हम उसको लॉग एम ओवर एन लिख सकते थे। आया याद, डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम, लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन किसकी इक्वल था, लॉग एम ओवर एन। यहाँ पे भी देखिएगा इस चीज़ को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, एल माइनस एल। अब अच्छा जी, इसको क्या नाम देते, दिस एल माइनस एल नॉट, यही जो चीज़, जो दो डिफरेंस ऑफ लाउडनेस है, कौन सा वाला लाउडनेस, दिस इज द लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड जिसका नहीं पता मुझे, एंड दिस इज एल नॉट इज द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, हल्की आवाज़ जिसे सुना जा सकता है। इन दोनों का डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज एक्चुअली कॉल्ड एज, इसी डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, यही कहलाता है इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू, यानी इतना हिस्सा, ये क्या बन गया, दिस इज इंटेंसिटी लेवल। इसको थोड़ा सा यहाँ से सेपरेट कर दें, मिक्स ना कर दीजिएगा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंटेंसिटी लेवल। लो जी, के ऐसे आ गया बेटा, इन दोनों का डिफरेंस मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। क्लियर हो गया जी बात। के अभी मैंने बताया था, के इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे आपने एक लाइन मेंशन कर देनी है, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ आई नॉट, एंड किस चीज़ पर, इंटेंसिटी लेवल पर। लो जी, अभी हम ज़रा यूनिट बना लें। इफ़ मैं कहता हूँ, मैं कंडीशन यहाँ पे लगाऊँ, इफ़ आई इक्वल हो किसके, 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट के। आई क्या है, अननोन साउंड की इंटेंसिटी। अननोन का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, जिस साउंड का मुझे नहीं पता। आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट हो गया। इसी वैल्यू को अगर मैं बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा, के लॉग आई की जगह क्या लिखा, 10 आई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट, ऐसे ही है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज इंटेंसिटी लेवल। उस वक्त कैंसिल हो गया फैक्टर, खाली क्या रहेगा, लॉग 10। लॉग 10 किसकी इक्वल होता है, 1 की, तो खाली रह गया के। जब ये कंडीशन हो दैट आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट की इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड किसकी इक्वल होती है, हमेशा 10 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आई नॉट के। उस वक्त इंटेंसिटी लेवल किसकी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 बेल। इसका मतलब है के किसकी इक्वल हो गया, 1 बेल के। इसी के की वैल्यू 1 बेल को मैं बेटा कहाँ पर, इस जगह पर अगर सब्स्टिट्यूट करूँ, इसके मैं दूँ अगर इक्वेशन नंबर 3 का नेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, के जो इंटेंसिटी लेवल था बेटा, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1 बेल। के ख़त्म हो गया, खाली क्या आ गया मेरे पास, लॉग आई ओवर आई नॉट, यूनिट क्या आ गया मेरे पास, BEL बेल। के की जगह बेल आ गया यूनिट।
दिस बेल इज़ अ लार्जर यूनिट, ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसके लिए हम एक स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं। स्मॉलर यूनिट क्या यूज़ किया जाता है कि जो 1 बेल होता है वो किसकी इक्वल होता है 10 dB। चलो मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, 10 डेसीबेल यानी किसकी इक्वल 10 D कैपिटल है, सॉरी D स्मॉल है, B कैपिटल है। 1 बेल इक्वल्स टू किसके हो गया 10 डेसीबेल की इक्वल हो गया। अगर 10 डेसीबेल की इक्वल हो गया, इसी को हम ज़रा थोड़ी सी डेरिवेशन और करके इसकी शेप क्या हम ऐसे बना सकते हैं। इसी को अगर मैं बेटा ये बेल था बेटा, स्मॉलर यूनिट था, 1 बेल इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो गया, स्मॉलर यूनिट में मैंने इसको कन्वर्ट किया, चेंज किया, छोटा यूनिट मैंने इससे बनाया है। इसी को मैं अगर उसी अपने जो फार्मूला मेरा चल रहा था ये वाला, जिससे मैंने ये शेप दी थी, फाइनल ये शेप दे चुका हूँ मैं, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो इंटेंसिटी लेवल होगा, इंटेंसिटी लेवल जो एक्चुअली क्या है L माइनस एल नॉट, याद रखना है, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, देखिएगा लॉग आई और आई नॉट, बेल की जगह मैंने क्या लिख दिया 10 dB। देखिए बेटा ये क्या आ गया, दैट इज लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, बेल की जगह, फिर से बेल की जगह मैं क्या लिखूंगा 10 dB। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 D और B। 10 मैं पहले लिख लूँ, थोड़ी सी इसकी शक्ल ज़रा प्यारी बना दूँ, L माइनस एल नॉट लिख लिया, क्योंकि समझ गए अब आपकी ये क्या एक्चुअली इंटेंसिटी लेवल। 10 पहले लिख लिया, 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, और यूनिट क्या आ गया नाउ, दैट इज डेसीबल। दिस इज द फाइनल इक्वेशन किस चीज़ की, ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल, या खाली जिसको हम क्या नाम देते हैं इंटेंसिटी लेवल का। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी तरह, कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी तो आपने देनी है ना। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, टेबल से आपने इसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स को क्या कर देना है, कोड कर देना है। जैसे सायरन की आवाज़ आप सुनते होंगे अक्सर, सायरन की आवाज़ आपको आती है जब एम्बुलेंस गुजरती है, तो उसका जो सायरन बज रहा होता है उसका इंटेंसिटी लेवल कितना होता है, दैट इज़ 120। ये याद रखने हैं 120 डेसीबल, बड़े इंपॉर्टेंट है। बुक में एक टेबल बना हुआ है, बुक का पेज नंबर 25 पर बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल नंबर 11.1, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। समझिए कि उसमें से एक MCQ लाजमी एग्जामिनर को पसंद होता देता है। ऐसे ही जो वैक्यूम क्लीनर होता है, उस वैक्यूम क्लीनर का जो साउंड, वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं ना आप घर में, तो ऐसी वैक्यूम क्लीनर का जो इंटेंसिटी लेवल होता है दैट इज़ 70 डेसीबल। वो कितना होता है जी 70 डेसीबल का। एग्जाम्पल्स में आपने लिखनी कम से कम 2। एक और याद करें, मैंने जब ये वाला टॉपिक पढ़ाया तो उसमें मैंने एक जगह पे लिखा था थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या था, जिसको हम क्या नाम देते हैं, किस थ्रेशोल्ड एक्चुअली क्या चीज़ थी, कौन सा वाला साउंड था, फेंटेस्ट, हल्का, फेंटेस्ट हल्का लेकिन सुना जा सकता है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, रेफरेंस इंटेंसिटी था थ्रेशोल्ड। और उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट के साथ। बूस्ट का कितना होता है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड थ्रेशोल्ड का इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल उसका होता है कितना 0 dB, 0 डेसीबल। ठीक होगी बात। एक और एग्जांपल मेंशन कर दें किस चीज़ की, रसलिंग ऑफ लीफ, पत्ते, पत्तों की सरसराहट जो होती है, रसलिंग ऑफ लीव्स, उसका इंटेंसिटी लेवल कितना होता है, दैट इज 10 dB। मेरे ख्याल में 10 dB ही होता है जी, एग्जैक्टली। ये हो गया जी बच्चों हमारा क्या आज का टॉपिक रिलेटेड टू साउंड इंटेंसिटी लेवल, उसकी एक डेरिवेशन की, साथ में हमने कुछ एग्जांपल की। इसी से रेलिवेंट ना एक ये तो एग्जांपल होगी ना, हमारी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसी के साथ दिया हुआ मैं साथ करवा इसीलिए रहा हूँ ताकि आपको ना थोड़ी सी समझ आ जाए कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 11.1 है एक्सरसाइज उसकी बुक की, ये है जी हमारी, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 25 पर है, आपने समझनी है ध्यान से, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 25 पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की स्टेटमेंट लिखते हैं, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट उसने दी हुई है, उसमें उसने डाटा में कोई वैल्यूज़ दी नहीं, आपने खुद से लिखनी है। इसलिए कह रहा हूँ
कि जो हमारा टेबल नंबर 11.1 है पेज नंबर 25 पर, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, टेबल 11.1। ये समझ लें आपने उठते बैठते याद करते रहना है, इसको ज़बानी याद करना है टेबल को। थोड़ी सी वैल्यू से बड़ी आसान थी। तो ये ज़रा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट उसने बेटा गिवन किया हुआ, बुक ही ले लेते हैं। स्टेटमेंट उसने गिवन किया हुआ है जी, मैं ज़रा जल्दी जल्दी स्टेटमेंट लिखता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ, स्टेटमेंट में गिवन है जी कैलकुलेट द, ये लिख किस लिए रहा हूँ ताकि मैंने इधर से आपको समझाना है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ, किस चीज़ का इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड आउट करना है। ए पार्ट में उसने गिवन किया हुआ है जी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, फेंटेस्ट, फेंटेस्ट का मतलब होता है हल्का, ऑडिबल का मतलब होता है जो सुना जा सके। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इसका आपने इंटेंसिटी लेवल निकालना है। और बी पार्ट में किस चीज़ का इंटेंसिटी लेवल आपने निकालना है, रसलिंग ऑफ लीव्स का। ले जी, रसलिंग ऑफ लीव्स, भाई ये दो चीज़ें फाइंड आउट करी। देखिए कोई डाटा है नहीं है ना, इसलिए क्या मैंने, कि आपने क्या करना है, याद करना है, याद करना है। क्या चीज़ याद करनी है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। हमने पहले भी पढ़ा अभी भी देखा, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। ये याद करनी है वैल्यू होती है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि याद करनी है। ऐसी रसलिंग ऑफ लीव्स की 10 dB आपको पता होनी चाहिए कि आई नॉट की वैल्यू इसकी कितनी है, 10, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आ जाइएगा ज़रा, सबसे पहली चीज़, अब हम वही अपने पुराने तरीके से करेंगे। हमारा सबसे पहली चीज़, हमारा डाटा क्या है, डाटा वो चीज़ है जो हमें उसने गिवन की हुई है। देखिए कि डाटा के अंदर बेटा फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, उसकी वैल्यू, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की वैल्यू हम अपने डाटा में लिखेंगे कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है। हमने इंटेंसिटी लेवल निकालना है। इंटेंसिटी लेवल का मतलब है ये, इसका आंसर निकालना है हमने फेंटेस्ट का। तो हम पहले अपनी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखी थी, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आई नॉट होता है, उस वक्त वो आई होगा। इसका मतलब है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, स्टार्ट ऐसे कर ले, इंटेंसिटी से कर ले, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। आई किसकी इक्वल होएगी, आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने इंटेंसिटी लिखी उसकी, थ्रेशोल्ड, जिसको मैंने आई नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया था, 0 dB मैंने उसकी, ये आई नॉट के साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन है इंटेंसिटी की। ऐसा नहीं समझ लेना कि आई नॉट L - L नॉट था। आई इंटू आई नॉट किसकी इक्वल आ गया, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर के। ये फेंटेस्ट की हो गई। रसलिंग ऑफ लीव्स की इंटेंसिटी आपको याद होनी चाहिए कि रसलिंग ऑफ लीव जो है, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, वो भी आपने याद करनी। ये मैंने इंटेंसिटी लेवल लिखे हुए थे, आपने ऐसे ही रसलिंग ऑफ लीव्स, उसकी इंटेंसिटी आई, वो किसकी इक्वल होती है, 10⁻⁻11 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये जो मैंने ये टेबल बताया ना, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें गिवन है। इसके अंदर इंटेंसिटी भी गिवन है और इसके अंदर इंटेंसिटी लेवल भी गिवन है। तो ये सारा कुछ हो गया, ये मेरा डाटा हो गया। डाटा के बाद फार्मूला, फार्मूला एक ही है, डाटा आ गया। डाटा के बाद हम करते हैं टू फाइंड, हम उसी तरह से अपना न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करते हैं। लीजिए आ जाइएगा टू फाइंड पर। टू फाइंड में हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ये जो गिवन की हुई है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की क्या चीज़, इंटेंसिटी लेवल। तो क्या आएगा यहाँ पे, इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। एक चीज़ ये फाइंड आउट करनी है, ये क्या होगी। दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है क्या चीज़, इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स। ये यहाँ पे ये देखिए ये आंसर आया हुआ है, ये आंसर आएंगे, ये तो हमने लिखे हुए ना, ये हम कैलकुलेशन करके भी देखते हैं, ये आंसर बनेगा। दूसरा हमने बेटा फाइंड आउट करना है जी
इंटेंसिटी लेवल ऑफ रस्लिंग ऑफ लीव्स, ये क्या आता है जी, ये हो गया टू फाइंड हो गया। टू फाइंड के बाद बेटा जी आ जाइएगा किस चीज़ पर, फार्मूला पर। फार्मूला हमने एक ही यूज़ करना है। फार्मूला एक हमारा कौन सा है, ये मेरा बच्चा फार्मूला ये है, ये मैं इसी से लिख देता हूँ जी, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I ओवर आई नॉट। ले जी, फार्मूला के बाद आ जाइएगा ज़रा हम किस चीज़ पर, सोल्यूशन पर। सोल्यूशन हम इसका इस तरफ कर लेते हैं। ये आंसर आपने याद रखने हैं, 0 dB और 10 dB। ये तो ना भी याद रखें, हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। ले जी देखिएगा, जल्दी जल्दी करते हैं ज़रा। फार्मूला के बाद आया बेटा हमारे क्या चीज़, सोल्यूशन। आसान सा सोल्यूशन है। फार्मूला लिखा पहले मैंने, L माइनस एल नॉट, पार्ट नंबर ए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 10 log ऐसी आया मेरा बेटा। आई किसकी इक्वल था, आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू क्या थी, 10 पावर माइनस 12। शाबाश, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आई नॉट की जगह मैंने लिखा 10 पावर माइनस 12। नीचे पहले से आई नॉट था फार्मूला में, आई नॉट तो होता ही 10 पावर माइनस 12 है, कैंसिल हो गया। log 1 रह गया। log 1 क्या होता है, 0। 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो L माइनस एल नॉट का आंसर मेरे पास कितना आ गया, 0 dB। याद करें, जो मैंने रेस किया उसमें मैंने लिखा हुआ था ना, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी लेवल कितना होता है, 0 dB। उसके बाद आ जाइए बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी लेवल ऑफ रस्लिंग ऑफ लीव। रस्लिंग ऑफ लीव का निकाल लेते हैं इंटेंसिटी लेवल। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log आई किसकी इक्वल है, 10 पावर माइनस 11। ले जी बेटा, 10 पावर माइनस 11, नीचे क्या था 10 पावर माइनस 12। माइनस 12 किसका, आई नॉट। आई नॉट तो हमारे पास है ही माइनस 12 है ना, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जिसको हम थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। ठीक है जी। ले जी बेटा ज़रा सॉल्व कर लें। 10 ऐसी आया मेरा बेटा, log ऐसी आया, 10 पावर माइनस 11, नीचे वाली ऊपर जाके प्लस 12, माइनस वाली ऊपर जाके प्लस 12 होगी। 10 पावर माइनस 11 प्लस 12 का आंसर कितना रह गया, log 10 इंटू log 10। log 10 आपने मैथ में पढ़ा किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका साथ में यूनिट भी तो आ रहा है ना, यूनिट हमारा क्या था, dB। तो इसका मतलब है रसलिंग ऑफ लीव का इंटेंसिटी लेवल किसकी इक्वल होता है, 10 dB। यही हमने लिखा था। ठीक है जी, न्यूमेरिकल में भी आ जाता है, दोबारा भी याद रखने, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 11.1 थी। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो हमने अब सारे कर लिए हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी हम कर चुके हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल की डेरिवेशन थी वो भी हमने कर ली है। एक हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 11.1 जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बच्चे वो देखता है क्या बच्चे को विदाउट एनी गिवन डाटा उसको चीज़ें याद है कि नहीं याद, आ जाती होती है, अक्सर औकात आ जाती होती है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे या हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम फार्मूला एक ही फार्मूला जो कर चुके हैं इसी से रेलिवेंट दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हम अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज के सॉल्व करें। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते हुए फिर एक छोटी सी बात कह देता हूँ, एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से सवाल किया। अब पता है कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो फ़लाँ जगह पर एक कसाई है, वो जन्नत में तेरा साथी होगा। आप बड़े हैरान हुए कि वो कसाई और वो मेरा जन्नत में साथी होगा। आप चले गए जी, जहाँ बताएगी इस जगह उस जगह पर चले गए। वहाँ जाके देखा कसाई था। कसाई क्या कर रहा था, गोश्त काटता बेच देता। ठीक है, साथ थोड़ा थोड़ा गोश्त साफ़ हिस्सा उसका रखता जा रहा था। या बज़ाहिर आप इस तरह कह लें कि पूरा दिन हज़रत मूसा उसके पास बैठे रहे, जब उसने सारा गोश्त बेच दिया तो उसने कुछ एक गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ था। ठीक है, वो टुकड़ा उसने उठा के वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ। आपने भी उससे इजाज़त ली और उसके साथ साथ चल दिए गए। घर पहुंचा, वो घर जाके उसने गोश्त को काटा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, पीसेस किए, उसको हांडी में रखा, उसको पकाया, आटा गूंदा, आटा गूंद के उसकी रोटियां पकाई। जब गोश्त पक गया, रोटियां लेकर वो एक थोड़ी ही दूर एक बूढ़ी औरत ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे जैसे ना बिल्कुल सो रही हो। गया, उसने जाके उसको जगाया। जगाने के बाद उसको ऐसे हाथ का सहारा दिया,
सहारा देने के बाद रोटी का टुकड़ा उठाता गोश्त का, नवाला उसमें बना के उस बूढ़ी औरत को खिलाता रहता। तो वो खा रही थी खाते खाते जब बिल्कुल उस बूढ़ी औरत का पेट भर गया तो उसने ऐसे हाथ के इशारे से कहा, तो बहुत ज़ईफ़ सी बोल नहीं सकती, हाथ के इशारे से कहा कि जी बस, यानी कि अब मेरा पेट भर चुका है, मज़ीद मैंने और नहीं खाना। हज़रत मूसा ये सारा कुछ देख रहे थे, सारा कुछ खा लिया। उस इंसान ने, उस कसाई ने उसका मुंह साफ़ किया। मुंह साफ़ करने के बाद उसने उसको लिटाया, तो लिटाते हुए वो कुछ बड़बड़ाई, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठे हुए तो वो सुन नहीं सके कि उसने क्या बड़बड़ाई। ठीक है, तो बड़बड़ाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास आए, वो औरत लेट गई। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उस कसाई से कि ये औरत कौन है। उसने बताया कि ये मेरी बूढ़ी माँ है। ठीक है, मैं जब सुबह घर से जाता हूँ तो इसकी खिदमत करके जाता हूँ, जब मैं घर से वापस आता हूँ, घर में वापस आता हूँ अपने सारा काम करने के बाद, तो मैं पहले इसके खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ, फिर उसके बाद अपने सारे काम करता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप उसको लिटा रहे थे तो लेटते हुए वो कुछ बड़बड़ाई थी। वो क्या कहा था उसने कहा कसाई ने कि माँ है, माँ के जो दिल में आता वैसी ही दुआ देती है। तो लेटते हुए वो ये बड़बड़ाई थी, जब भी मैं उसे खाना दे के ऐसे लिटाता हूँ तो हमेशा ये बड़बड़ाती है कि जा मेरा बेटा, जन्नत में तेरा साथी मूसा होगा। तो माँ है, माँ के कहने से क्या होता है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ सुन ली है, जन्नत में वाकई ही तेरा साथी मूसा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि माँ बाप की दुआओं से दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। दुआएं लें माँ बाप की जितनी ले सकते हैं। इंशाल्लाह एक और वाक़या है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही, माँ बाप का हवाले से। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा से एक नए लेक्चर में जब हाजिर होंगे तो तब आपके साथ उसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ुद भी सेफ रहिएगा और दूसरों को भी सेफ रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।